अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इम्पोर्टेंट फिजिक्स एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि फिजिक्स लेक्चरशिप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिजिक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा एमडी-केट और ई-केट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा ये एमसीक्यूज मैट्रिक लेवल, फर्स्ट ईयर, इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे या होते हैं। तो लेक्चर नंबर हम 1 स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज का। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, अ गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट द वाटर एंड ट्रेवल्ड टू द बैंक ऑफ द लेक। शी नोटिस्ड दैट 10 waves reaches the side of a pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of a wave? ये बेसिकली एमसीक्यूज बता रहा है कि एक लड़की है जो कि बेसिकली एक पानी का जो लेक है इसमें एक स्टोन ड्रॉप कर रही है। ठीक है, जैसे ही स्टोन ड्रॉप हो रहा है तो उसके बाद उस स्टोन यानी कि पॉइंट के अराउंड वेव्स जनरेट होते हैं जो कि स्प्रेड आउट होते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मींस सोर्स से दूर जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वेव्स हैं किसी भी एक पॉइंट को अगर हम नोट करें तो इसी पॉइंट से 10 वेव्स पास होते हैं। कितने वेव्स पास होते हैं? 10 वेव्स। इसमें टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड्स लगता है, जो कि इसी एमसीक्यूज में लिखा हुआ है। तो आप बताएं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 15 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 2.0 हर्ट्ज और डी ऑप्शन है 50 हर्ट्ज। तो इसको चेक करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टी यानी कि टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को समटाइम हम नंबर ऑफ वेव्स भी कहते हैं। तो कितने पास हो रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 वेव्स पास हो रहे हैं। एमसीक्यूज में बता रहा है कि 10 वेव्स पास हो रहे हैं। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में पास हो रहे हैं। तो 10/5 जब हम करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कितना? 2। और फ्रीक्वेंसी है, दैट मींस कि इसका यूनिट जो होगा वो होगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट आंसर है वो ये करेक्ट आंसर है 2 हर्ट्ज का। चले हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में जाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है वाटर वेव्स कैन बी यूज्ड टू शो रिफ्लेक्शन। पानी के जो वेव्स हैं उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और डायफ्रैक्शन भी होता है। फॉर ईच ऑफ दीज व्हिच रो शोज वेदर और नॉट स्पीड ऑफ वाटर चेंजेस। अब हमें ये बताना है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होता है और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होता है, इनमें से कौन से जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन में वेव्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, वो हमें बताने हैं इस टेबल में। इस टेबल में से देख के बताने हैं रिफ्लेक्शन में वेव्स चेंज होता है, डायफ्रैक्शन में होता है नहीं होता, और जो रिफ्रैक्शन है इसमें चेंज होता है या नहीं होता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको एक चीज नोट करनी होगी। वो ये है कि आपको बताना, ये समझना होगा रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। रिफ्लेक्शन में, अगर रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं, एक बैरियर होता है या एक सरफेस होता है जिसमें वेव्स आके उस सरफेस को हिट करते हैं, उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं इस तरीके से। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो मीडियम है वो मीडियम सेम है। मीडियम क्या है? मीडियम सेम है। अगर मीडियम सेम है दैट मींस के जो वेव की स्पीड है वो भी सेम होगी, मींस चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम होगा, नो चेंज। रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में बेसिकली दो मीडियम होते हैं। कौन से मीडियम होते हैं? दो मीडियम होते हैं। एक मीडियम सपोज करें, हम इसको कहते हैं, एक मीडियम हमारे पास है डीप वाटर और दूसरा जो मीडियम है वो उसको हम नाम दे देते हैं शेलो वाटर। अब क्या होता है कि जो वेव्स हैं जब डीप वाटर से इंटर होते हैं शेलो वाटर में, तो ये वेव्स इस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी और मीडियम में पास होता है, जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, मीडियम दूसरा है। मीडियम दूसरे होने की वजह से जो स्पीड है वेव की उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी चेंज होता है। लेकिन अगर हम डायफ्रैक्शन की बात करें, डायफ्रैक्शन में क्या होता है? डायफ्रैक्शन में बेसिकली मीडियम
होता है, एक स्लिट होता है इसमें, इस स्लिट में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम स्मॉल ओपनिंग कहते हैं। इसमें जैसे वेव्स पास होंगे तो वो वेव इस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि डायफ्रैक्शन में जो मीडियम होता है वो सेम होता है, मीडियम सेम है। लेकिन हम स्पीड की बात करें तो स्पीड भी सेम होगा बिकॉज मीडियम सेम है, ठीक है। ये याद रखें कि डायरेक्शन तीनों प्रोसेस में चेंज होते हैं, डायफ्रैक्शन में भी वेव की डायरेक्शन चेंज होता है, रिफ्रैक्शन में भी चेंज होता है और इसके अलावा रिफ्लेक्शन में भी चेंज होता है। लेकिन स्पीड जो है वो रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है, तो ऊपर वाले दो तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता बिकॉज मीडियम सेम है। लेकिन हम रिफ्रैक्शन में देखिए मीडियम चेंज है, दैट मीन्स कि वहां पे स्पीड चेंज होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा यस वाला। और लास्ट वन देखें, डायफ्रैक्शन में मीडियम सेम है, दैट मीन्स कि स्पीड भी सेम होगा, चेंज नहीं होगा, तो आप जो है वो डायरेक्ट सी को करेक्ट करेंगे। डायफ्रैक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होता है, वाइल डायफ्रैक्शन में भी स्पीड चेंज नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज में जाते हैं तो एमसीक्यूज नंबर 3 कहता है कि द डायग्राम शो वाटर वेव्स दैट मूव more slowly after passing into shallow water, which diagram shows what happening to the wave। देखें ये बता रहा है कि डायग्राम जो यहाँ पे है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। जब भी वाटर डीप वाटर से, वाटर के वेव्स जो होते हैं वो डीप वाटर से होते हैं, तो हमने ऑलरेडी लास्ट एमसीक्यूज में, सेकंड एमसीक्यूज में पढ़ा था कि जब भी वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मीडियम। देखिए मीडियम की डायरेक्शन ये है, मीडियम इस तरीके से है तो वेव भी इस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर मीडियम इस तरीके से है तो वेव इस तरीके से डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करेंगे। वेव डायरेक्शन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ए मीडियम, तो ये आंसर करेक्ट आंसर होगा, सी इज द परफेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों जो हैं वो गलत हैं, ये इनके एमसीक्यूज करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 1। फोर्थ एमसीक्यूज में आए तो फोर्थ एमसीक्यूज क्या कहता है, ये कहता है कि द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग ए बैरियर, बैरियर का मतलब एक रुकावट, विथ अ गैप, जैसे कि ये बैरियर है, इसमें गैप है, यहाँ से वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, कौन से वे में। द वेव्स रीचेस एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे जब हम वेव्स जो हैं वो रीच करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट दैट कॉजेस द वेव टू रीच पॉइंट पी। ये जो बेसिकली एक स्लिट है, स्मॉल ओपनिंग है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी वेव स्मॉल ओपनिंग में से पास हो तो वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है, वो डायफ्रैक्शन कहलाता है, वो डायफ्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। बाकी जो इसके परफेक्ट आंसर नहीं होंगे। नंबर 5 में आते हैं। 5 एमसीक्यूज क्या कहता है, ये कहता है कि वाटर वेव्स पासेस फ्रॉम डीप इनटू शैलो वाटर, शैलो रीजन, then refracted the characteristic of wave which remains constant is। ये कहता है कि जब भी कोई वाटर डीप वाटर में से, डीप से, सो डीप जो वाटर है, डीप वाटर शेलो वाटर में आते हैं, शेलो वाटर में आता है, तो आप बताएं कि जो वाटर वेव्स हैं इनकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होता है, तो वाटर वेव जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। तो ये याद रखें, जब भी कोई वेव्स, चाहे वो वाटर वेव्स हो चाहे वो लाइट वेव्स हो, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो तो उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। बाकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी इसका चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी एक ही कैरेक्टरिस्टिक है वेव का जो कि चेंज नहीं होता, रिमेन सेम होता है। नंबर 6 MCQs, which is not characteristic of wave, amplitude, period, velocity और mass। देखें वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ये होते हैं,
एम्पलीट्यूड, ये याद रखें ताकि कोई भी एमसीक्यू इस तरीके से आए तो आप रिजॉल्व कर लें। एम्पलीट्यूड, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, और इसके अलावा टाइम पीरियड, के अलावा फ्रीक्वेंसी, के अलावा वेव स्पीड, इसके अलावा नोड, एंटी नोड, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखें यहाँ पे कौन कौन से हैं। एम्पलीट्यूड है, पीरियड यानी कि टाइम पीरियड है, वेलोसिटी यानी कि वेव स्पीड, वेलोसिटी को समटाइम वेव स्पीड भी कहेंगे, वो भी है, लेकिन मास नहीं है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा मास। मास इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। 7th MCQs में आए, व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, its maximum speed occurs when the object is at highest point, lowest point, equilibrium point or extreme point। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। बेसिकली एक स्प्रिंग होता है जिसमें एक स्मॉल मास कनेक्ट होता है। इस मास को अगर हम फोर्स अप्लाई करें, किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएं तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। मास सपोज यहाँ पे आ जाता है, जैसे हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग रिकॉइलिंग फोर्स, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, इसके वजह से ये जो मास है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। मास जो है, बल्कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगा, मास जो है वो मूव करेगा बैकवर्ड इस डायरेक्शन में। लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन, इस पॉइंट को कहते हैं मीन पोजीशन। इसको आप एक और नाम भी दे सकते हो जिसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जो मास आपका है हम ये कहते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो मास हमारा है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगा ये, लेकिन ये कंप्रेस्ड हो जाएगा इस तरीके से और फाइनली ये आके अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टॉप करेगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सर्टेन एक्सट्रीम पोजीशन, ये पोजीशन कहलाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे मास को हम लेके आते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है। जैसे ही छोड़ते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है और इसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होता है। इसका क्या होता है? मैक्सिमम होता है। फिर जैसे ही ये कंप्रेस्ड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, स्टिल इसकी वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन अगेन मीन पोजीशन पे जैसे पहुंचेगा तो वेलोसिटी हाई होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट में जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमेशा होता है। कौन से पॉइंट पे होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होता है, वाइल एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होता है इसका। तो ये याद रखें। तो करेक्ट आंसर इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। 8 नंबर, इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द bob accelerate from its extreme position due to, किस वजह से एक्सेलरेट करता है? जैसे कि सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। किस तरीके से होता है इस प्रॉब्लम के? जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम है या एक स्मॉल मास है जो कि किसी रिजिड सरफेस के साथ कनेक्ट है थ्रू दिस स्ट्रिंग। इसको आप लेके आते हैं सर्टेन हाइट पे। जैसे इसको लेके आते हैं, यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये इस तरीके से मूव कर रहा होता है। अब ये जो मोशन है ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसके वजह से ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो इसका जो रीजन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये बॉडी नीचे आता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ये बॉडी नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस MCQs। 9, in the ball and bowl system the mean position is at earth, B है floor of the bowl, C है center of a bowl, D है extreme position। जैसे कि एक बाउल है जिसपे आप जो है वो हर घर में मौजूद होता है ये बाउल। इसमें हम अगर एक मास छोड़ दें तो मास जो है, ये एक स्मॉल बॉल जो है वो इसकी जो पॉइंट सेंटर जो है वहां पे एक मीन पोजीशन इसका काउंट होगा, सेंटर ऑफ अ बाउल। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे आके ये बॉल जो है वो रेस्ट में होगा।
तो रेस्ट वाला जो पोजीशन है दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ बाउल फॉर दिस बाउल। तो इसका सेंटर ऑफ बाउल जो है वो इसकी मीन पोजीशन काउंट होगा। तो सी इज अ परफेक्ट आंसर। 10 लास्ट वन MCQ is a oscillation or dumped due to the presence of a dash, linear motion, restoring force, frictional force और a mechanical force। ये MCQ बेसिकली डम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है। डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली एक ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑसिलेशन इन द presence of a resistive force की वजह से जो ऑसिलेशन होता है उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब रेजिस्टिव फोर्स को सम टाइम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आप एक मास है, ठीक है, इसको आप वेव्स की बात करें या पेंडुलम की बात करें, इसको मैं बिठा के आपको पेंडुलम का बताता हूं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, इसको हम सर्टेन एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आते हैं। ये पोजीशन ए पॉइंट काउंट होता है। जैसे छोड़ेंगे तो ये यहां से मूव करके बी पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये वापस जाएगा तो रिमेनिंग ए पॉइंट पे नहीं आएगा, लेकिन ए से थोड़ा सा पीछे होगा सी पॉइंट पे। इसकी वजह क्या है कि जैसे ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट की तरफ आता है तो एयर पार्टिकल उस पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कि काउंट होता है रेजिस्टिव फोर्स। तो इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन होता है, दैट ऑसिलेशन इज नोन एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हम ये कहेंगे ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट आंसर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमने 10 MCQs इसमें सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे MCQs सॉल्व करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि हर आने वाले वीडियोस या MCQs आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।